So now we move on to the module 4 of economics for engineers, and today I am going to talk about what is depreciation, what are the causes of depreciation, ways of calculations and examples. So सबसे पहले मैं बताता हूँ कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है कोई भी एक फिजिकल एसेट टाइम के साथ अपनी जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको लूज करता है। बहुत सारे कारण होते हैं वो क्यों लूज़ करता है, कैसे लूज़ करता है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझो कि कोई भी जो फिजिकल एसेट है वो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को लूज़ करता है। उसी लॉस को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। सो डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल एसेट विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो एनी इक्विपमेंट विच इज़ परचेज टूडे विल नॉट वर्क फॉर एवर। ये तो हमको पता है कि कोई भी इक्विपमेंट जो हम आज खरीदते हैं वो हमेशा काम नहीं करेगा, क्योंकि वियर एंड टीयर ऑफ इक्विपमेंट हो सकता है, इक्विपमेंट टूट सकता है, उसमें घिसाव आ सकता है अगर मशीनरी हुई तो, या फिर ऑब्सोलेसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो सकती है। अगर कोई पर्सन 1990 में उसने जो कंप्यूटर खरीदा था कैलकुलेशंस करने के लिए अपने बिजनेसेस के, वो आज भी एम एस डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है। सो उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है। सो डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी फिजिकल एसेट की टाइम के साथ वैल्यू कम होना। सो क्यों होता है ऐसा, व्हाट आर द कॉजेज? सो उसके कुछ कॉजेज है: फिजिकल डेप्रिसिएशन, एक्सीडेंट्स, ऑब्सोलेसेंस, टाइम फैक्टर। सो फिजिकल डेप्रिसिएशन, अगेन अगर जो इक्विपमेंट है वो पड़ा रहता है तो उसके ऊपर धूल जम सकती है, या फिर उसमें कुछ वियर एंड टीयर हो सकता है, धक्का लग सकता है, वो काइंड ऑफ पुराना हो जाता है, और पुराना होते ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो जिससे उसमें डेप्रिसिएशन होता है। सेकेंड, एक्सीडेंट्स के लिए बेस्ट एग्जांपल एक्सप्लेन करना, कार्स। अगर एक कार है जो नई है, उसकी वैल्यू अभी हाई है, लेकिन अगर उस कार का एक्सीडेंट हो गया और उसको रिपेयर करवाना पड़ा तो उस कार की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब वो कार डेप्रिशिएट कर गई है, उसमें डेप्रिसिएशन हुआ है। और ऑब्सोलेसेंस मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इज ऑब्सोलेसेंस। टाइम फैक्टर, किसी भी सामान का टाइम के साथ वैल्यू अपने आप कम होती जाती है। ये तो आप अपने डेली लाइफ में भी मतलब एग्जामिन कर सकते हैं। द लैपटॉप ऑन विच आई एम रिकॉर्डिंग, इस जो मैंने इसको जिस प्राइस पर इसको खरीदा था, इसकी जो मैं सेल करने जाऊंगा आज से 1 1.5 साल, या आज ही सेल करने जाऊंगा, तो इसकी वैल्यू मुझे कम मिलेगी। इसमें डेप्रिसिएशन हो चुका है, क्योंकि हो सकता है इसकी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो चुकी हो, या फिर इसमें कुछ खरोंच लग गई हो, या इसके स्पीकर्स काम नहीं कर रहे हो, या फिर ये मेरे बैग से गिर गया हो, तो एक्सीडेंट, मेरे बैग से गिर गया हो, टूट गया हो। सो डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज के कारण इसकी वैल्यू कम हो गई, और वो वैल्यू कम होना ही डेप्रिसिएशन है। सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किसी सामान की वैल्यू कितनी कम हुई है? सो मेनली देर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. फर्स्ट इज स्ट्रेट line method of depreciation, second is sum of the years digits method of depreciation, and last one is service output method of depreciation. स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, और उस फिक्स्ड अमाउंट को हम, जो भी लाइफ है हमारे ऑब्जेक्ट की, इन केस माई लैपटॉप, हर ईयर उस फिक्स्ड अमाउंट को हम कट करते रहते हैं डेप्रिसिएशन के रूप में, जिससे हमारी जो इनिशियल वैल्यू, परचेज वैल्यू थी वो, और ये सारे कट किए हुए अमाउंट, इनको अगर लास्ट में हम सम करें तो दोनों बराबर आते हैं। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि हम पहले ये जो लाइफ है हमारे ऑब्जेक्ट की वो पता करते हैं, और उसके बाद उनका सम निकालते हैं, टोटल ईयर्स का सम। जैसे कि अगर 8 ईयर्स है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। और देन अगर हमें फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो हम फर्स्ट ईयर बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, तो 1 2 3 4 5, हम इन सबको ऐड करके जो सम आया था वो, इनटू परचेजिंग वैल्यू, जो भी परचेजिंग वैल्यू होती है, इससे हमें सम ऑफ द ईयर्स की वैल्यू मिल जाती है। सेकेंड ईयर के लिए हम 2 बाई जितना अमाउंट, जितना टोटल नंबर ऑफ ईयर्स था, एंड देन परचेजिंग वैल्यू। थर्ड ईयर के लिए हम 3 बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर्स एंड देन परचेजिंग वैल्यू। और सर्विस आउटपुट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि जो भी इक्विपमेंट है उसने जो भी जनरेट किया, उसमें से हम रेंडमली एक कट निकाल लेते हैं कि ये जो है ये इसका डेप्रिसिएशन है।
अब मैं ये जो दो नीचे वाले हैं, सम ऑफ द ईयर्स एंड सर्विस आउटपुट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेरी मेजर ऑडियंस मकाउट यूनिवर्सिटी की है, और मकाउट यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में इन दोनों से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं अभी तक। एक ही है मेथड जिससे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है 15 नंबर्स वाले क्वेश्चंस में, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सो मैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू करूंगा और इन दोनों को मैं छोड़ रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि एक फिक्स्ड सम इज चार्ज एज द डेप्रिसिएशन अमाउंट थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन एसेट, such that the accumulated sum at the end of the life of the asset is exactly equal to the purchase value of the asset। जो भी पर ईयर हम कट कर रहे हैं एक फिक्स्ड अमाउंट, उस सारे एक्यूमुलेटेड कट्स की वैल्यू और परचेजिंग वैल्यू दोनों एट द एंड ऑफ लाइफ इक्वल होती है। सो इसकी मेथड क्या है? मेथड से पहले कुछ कुछ टर्म्स होंगी जो यूज होंगी, जिसमें से पी फर्स्ट कॉस्ट ऑफ द एसेट, फॉर्मूला में ये सारे टर्म्स है, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफ है हमारी साल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट। साल्वेज वैल्यू मतलब एट द एंड ऑफ लाइफ टाइम, अगर मेरा लैपटॉप की साल्वेज वैल्यू मैंने सेल किया तो कुछ अगर जो मेरे को रिटर्न मिलेगा वो साल्वेज वैल्यू। एन लाइफ ऑफ द एसेट। बी टी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ पीरियड टी। बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ पीरियड टी। बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद उस पर्टिकुलर टी ईयर में बुक वैल्यू क्या थी। बुक वैल्यू मतलब उसकी प्राइस क्या होगी। डी टी डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या है, वो जो मैंने कहा कि हर ईयर हम एक फॉर्मूला का यूज करके फिक्स्ड कट करेंगे, उस फिक्स्ड कट को हम डी टी बोलते हैं, डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर द पीरियड टी। सो डी टी निकालने का, डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है फर्स्ट कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। इससे हमको फिक्स्ड कट पता चल जाएगा कि एवरी ईयर हम कितना कट करेंगे या फिर एवरी पीरियड। और फिर बी टी बुक वैल्यू एट टीएथ ईयर। सो बी टी इक्वल टू बी टी माइनस वन माइनस डी टी, या फिर इसका एक छोटा सा इजी फार्मूला है, वो है इनिशियल जो कॉस्ट है हमारी पी फर्स्ट कॉस्ट माइनस जो हमारा नंबर ऑफ पीरियड है टी, जो हमारा पीरियड हमको दिया हुआ है, सपोज फिफ्थ ईयर में डेप्रिसिएशन क्या होगा तो 5 इंटू डी टी पी माइनस एफ बाई एन। अब एक एग्जाम्पल है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये इन दोनों फार्मूलाज को कैसे यूज करना है। सो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को पहले समझते हैं। ए कंपनी हैज परचेज एन इक्विपमेंट which first cost is 1 lakh rupees with an estimated life of 8 years. The estimate salvage value of the equipment at the end of its lifetime is 20,000. Determine the depreciation charge and book value at the end of various years using the straight line method of depreciation. Okay. क्वेश्चन है कि कोई कंपनी है जिसने एक इक्विपमेंट खरीदा है जिसकी इनिशियल कॉस्ट हमारी हुई 1 लाख रुपीज़ एंड उसकी स्क्रैप वैल्यू साल्वेज वैल्यू आफ्टर उसकी लाइफ टाइम के बाद वो है 20,000। जो हमारी इक्विपमेंट है वो 8 साल तक चली है विथ एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 8 ईयर्स। लाइफ है हमारी 8 ईयर्स। सो स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ करके हमको उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सो P हमको पता है 1 लाख, F हमको पता है 20,000 और N हमको पता है 8 ईयर्स। DT का फार्मूला, डेप्रिसिएशन का जो फार्मूला होता है वो होता है P माइनस एफ बाई एन। सो P है 1 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 8। सो 1 लाख माइनस 20,000 80,000 आता है, उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो पर ईयर 10,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन होगा। अब पर ईयर अगर 10,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन हो रहा है, सो आफ्टर फर्स्ट ईयर अगर 1 लाख हमारे इक्विपमेंट की कॉस्ट थी तो उसमें से 10,000 अगर निकाल देंगे तो 90,000 हमारी हो जाएगी वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। सो BT का अगर हम यहाँ पर यूज़ करें बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर, सो P इनिशियल कॉस्ट हमारी 1 लाख माइनस T इंटू डी टी, टाइम हमारा कितना है 3 और डी टी है हमारी 10,000, तो 10,000 इंटू 3 30,000 और 1 लाख माइनस 30,000 70,000 हमारी वैल्यू आ जाएगी। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा डेप्रिसिएशन और स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ कैलकुलेशन टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। बहुत ही ईजी है।
Hope I have helped you to solve the doubts.